कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है आज और 24,200 के आसपास से निफ्टी 80 अंकों के आसपास की कमजोरी के साथ। हालांकि दिन के दौरान 24,200 के भी नीचे बाजार गया था, लेकिन वहां से थोड़ी सी रिकवरी आई और इस वक्त हम देख रहे हैं कि 80 अंकों के आसपास की नरमी है। निफ्टी बैंक में कमजोरी ज्यादा है 650 अंकों के आसपास की, और उसकी वजह यह है कि करीब करीब 5% टूट गया है एचडीएफसी बैंक। अगर हम परसों की यानी कि बुधवार के सत्र से देखेंगे तो तकरीबन 8-8.5% के आसपास की गिरावट एचडीएफसी बैंक के शेयर में हो चुकी है। लेकिन बाजार का कहीं ना कहीं टिल्ट अब डिफेंसिव शेयरों की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे थे कि आईटी शेयर चल रहे थे कुछ दिनों से। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा और कंजम्पशन पर फोकस है। डिवीज, ब्रिटानिया, अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, एचयूएल, ये कुछ शेयर्स हैं जो आपको तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। और कंजम्पशन में अगर थोड़ा सा और ब्रॉड कर लें तो उसमें बजाज ऑटो को भी शामिल कर लीजिए। ये शेयर भी आज 1.25% की मजबूती दिखा रहा है, और इसकी वजह यह भी है कि बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है फ्रीडम 125 के नाम से, और इसके चलते हम वहां पर तेजी देख रहे हैं। लेकिन 1366 शेयर अभी भी तेजी वाले हैं, 1109 शेयर कमजोरी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट भी हम होते हुए देख रहे हैं इन कुछ शेयरों के दम पर। क्योंकि आप देखिए फार्मा में लॉरस लैब, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, तमाम शेयर ऐसे हैं जहां पर आपको 2 से 4% के आसपास की बढ़िया तेजी दिखेगी। सवाल यह है कि क्या बाजार की जो रिकवरी है लास्ट आवर में थोड़ी सी और यहां से बढ़ेगी, या फिर 24,200 के आसपास तक की ही हम क्लोजिंग देखेंगे। निफ्टी बैंक में क्या करना है ये भी जानेंगे, और आपके लिए बिल्कुल सटीक बेहतरीन ट्रेड हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि कब तक निफ्टी सेफ है। 52,400 के आसपास तक के स्तर तो हैं, 52,500 के नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन आपको कहां पर नजर रखनी है ये जानेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कि अगले घंटे में खास क्या होने वाला है। 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड होगा, 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन लेकर आएंगे, 3 बजे मार्केट एट 3, जहां पर बाजार खुलने के बाद स्टॉक्स का पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे। खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है ये जानेंगे। 3:05 पर खबर गर्म है, हमारा खास सेगमेंट डीलिंग रूम का हाल लेंगे, और 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड लेकर आएंगे। इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो ये तमाम चीजें होंगी, पूरा का पूरा शो एक्शन पैक्ड होगा। लेकिन चलिए पहले ये देख लेते हैं कि बाजार की 5 बड़ी बातें क्या हैं, और उसके बाद हम शो की फटाफट शुरुआत करेंगे, अपने एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे। तो आज की हाईलाइट ये है कि कमजोरी बाजार में है, और कमजोरी है एचडीएफसी बैंक के चलते, क्योंकि वहां पर जो गिरावट है वो 5% की हो गई है। मतलब कमजोर डिपॉजिट के आंकड़े आए, ऑपरेशनल अपडेट्स जो आए थे कमजोर आए थे, उसके चलते ये प्रेशर बना है। और कहीं ना कहीं वो जो उत्साह था कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में कंपनी का वेटेज बढ़ेगा तो शेयर शायद 1,900-2,000 रुपए तक जाएगा, वो उत्साह फिलहाल के लिए थोड़ा सा कम हो गया है, ये जरूर है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है। खबर आ रही है कि 1 लाख रुपए से कीमत इसकी कम होगी। और अब अपडेट भी देख लीजिए, नीचे आ रहा है कि 2 लीटर का इसमें पेट्रोल टैंक भी मिलेगा इमरजेंसी की स्थिति के लिए, कि अगर बाइक कहीं बंद हो जाती है, अगर सीएनजी पे नहीं चलती या फिर सीएनजी की अवेलेबिलिटी नहीं होती कहीं, तो उस स्थिति में ये काम आ जाएगा आपके लिए। तो एक तरह से हाइब्रिड हम कह सकते हैं कि ये बाइक है। और बाकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे, अपने सहयोगी सृष्टि को जोड़ेंगे जो वहां पर लॉन्च इवेंट में है पुणे में, जहां पर ये बाइक लॉन्च हुई है। क्रूड में तेजी से, तेल गैस शेयर में उबाल है। आप देखिए ओएनजीसी 3.5% भागा है। रिलायंस के शेयर में भी आज हम मजबूती देख रहे हैं, 3,3100 रुपए के आसपास का भाव है, 1.25% के आसपास की तेजी है। और रिलायंस में एक और खबर आ रही है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं, ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या जियो जो उनकी के टेलीकॉम कंपनी है, क्या उसकी लिस्टिंग भी कंपनी जल्द कराएगी। इसको लेकर अब दबी जुबान में चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि फार्मा में लगातार दूसरे दिन तेजी है, बढ़िया तेजी है। और हम देख रहे हैं कि डिवीज हो गया, सिप्ला हो गया, अरविंदो, ये तमाम शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन दबाव में आज रियल एस्टेट है, और कुछ सिलेक्टिव ऑटो में भी आज हम प्रेशर हम देख रहे हैं। एमएनएम, टाटा मोटर, ये शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा रेडी हो गए हैं, और चलिए उनके पास चलते हैं। डिम्पी, लोअर लेवल से रिकवरी तो दिख रही है कि 24,200 के ऊपर फिर से आकर निफ्टी टिक रहा है। निफ्टी बैंक में 600 अंकों की हालांकि कमजोरी है, लेकिन ये बाजार कहीं ना कहीं साफ करता हुआ दिख रहा है कि बैंकों की जो पार्टी चल रही थी उस पर कैपिंग जरूर होगी, और एक ठहराव देखने को मिलेगा। आखिरी घंटे के लिए डिम्पी लेवल्स क्या होंगे
कहाँ फोकस रखना चाहिए? कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा लास्ट के घंटे में भी, और मार्केट जस का तस ऐसी एज इट इज़ ही रह जाएगा। दो चीज़ें आज की लर्निंग है वैसे पहले मार्केट के अंदर। पहला पॉइंट ये है कि जो वेटेज आपको चला सकती है ना, वो वेटेज आपके लिए शार्प भी बन सकती है। कुछ कुछ आज HDFC और बैंक का यही है। और मैंने आपको कल परसों भी ये बात कही थी कि देखिए अब आप डाइवर्जेंस हो जाएगा बैंक निफ्टी और HDFC की वजह से, दोनों अलग होंगे और उसके बाद फिर वापस एक बड़ा प्लेयर दूसरे प्लेयर को नीचे लेके आएगा। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। कल परसों में डाइवर्जेंस हुआ, आज वो अपना असर दिखाना शुरू कर रहा है। एक और चीज़ मार्केट के अंदर हुई है, मार्केट के अंदर ये चीज़ बहुत क्लियर है कि इन दोनों प्लेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप चाहे हाँ में है ना में है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप इनकी वेटेज को इग्नोर नहीं कर सकते। वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज देखो, मैं आपको परसेंटेज में तो नहीं गिनवा सकता, बट पॉइंट्स में ज़रूर बता सकता हूँ कि जितना HDFC दबाव मार्केट पे बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे थोड़ा ही कम बढ़त यानी कि हेल्प जो कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज दिन भर में आप चार्ट देख लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये नीचे आना चाहता है। HDFC का चार्ट को देख लो दिन भर के, आपको एक बार भी नहीं ऐसा लगेगा ये ऊपर जाना चाहता है। तो इन दोनों ने क्या हुआ, अपने अपने खेमों को पकड़ लिया और इससे निफ्टी को ऊपर रख रहा है, बैंक निफ्टी को नीचे है। ये तो अभी निफ्टी नीचे आया किसी वजह से, नहीं तो डाइवर्जेंस इतना जोर का था कि निफ्टी बकायदा हरे निशान में और बैंक निफ्टी बकायदा लाल निशान में है। ये तो क्लियर मैंडेट है। एक और चीज़ मार्केट के अंदर सोचने वाली है कि देखो, आज सुबह भी मैंने आपको बताया था 83-84% की लॉन्ग पोजीशंस FI आ चुका है। आज आपके गैप के साथ नहीं खुले थे क्या? आपके आज गैप डाउन नहीं था या कल गैप के साथ नहीं थे? दोनों दिन गैप था। और बड़ी हैरानी की बात आपको मैं बताऊं, दोनों दिन 50-50 पॉइंट से ज़्यादा के गैप थे, लेकिन कल चलने पर नीचे आ गए और आज नीचे जाने पर वापस से ऊपर आ गए। कहने का मेरे मतलब है कि बाजार टूट नहीं रहा लेकिन चर्न कर रहा है। यही बात मैंने सुबह आपको FIs के नंबर पे गिनवाई थी कि जब जब वो कैश में खरीदें लेकिन ऑप्शंस में बेच रहे होंगे तो समझ लेना हेज कर रहे हैं वो, और वो बाज़ार को एक तरीका दायरे में बांध रहे हैं जब नंबर्स बड़े हो जाएं, खासकर 15,000 करोड़ से ज़्यादा के नंबर्स आएँ। अगर किसी को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो पिछले 3 दिन का इंडेक्स ऑप्शंस का डाटा उठा के देख लो, 15,000 करोड़ से ज़्यादा के नंबर हैं सेलिंग के उनके। एक और चीज़ जो मेरे को मार्केट के अंदर नोटिस हो रही है, एक बार आप स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स दिखाएं और साथ ही एडवांस डिक्लाइन की रेशियो भी दिखाना। ब्रॉडर इंडाइसेस में अभी भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। आज अगर हल्की फुल्की गिरावट है भी तो वो सिर्फ इंडेक्स के अंदर हो रही है, इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर हो रही है। ये मिड कैप देखो बाकायदा डेज हाई पे खड़ा है, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा वो एडवांस डिक्लाइन वाला रेशियो भी दिखाना जिसमें F&O के शेयर्स भी होते हैं, वहाँ पर भी आप देखोगे NSE और BSE के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उनके शेयर अभी भी बढ़े हुए हैं संख्या में। फिर क्या चीज़ है जो बार बार रोक रही है? जो चीज़ बाजार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, वही बाजार को अब चलने नहीं देगा। बाजार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? लिक्विडिटी। बाजार का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? FIs। और बाजार की यही दोनों मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो अब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होंगी कि अगर आप लिक्विडिटी ड्रिवन हो तो फिर ये शेयर टूट क्यों रहे हैं, और ये लिक्विडिटी रिवर्स ऑर्डर में भी मारेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर जाते समय लिक्विडिटी काम करते हैं, वही लिक्विडिटी सेल ऑफ में भी काम कर सकती है। दूसरा पॉइंट, 84% पे आप आ गए हो तब आपके पास ऊपर का रूम नहीं है ज़्यादा। आज आपने अंशुल जैन से सुना होगा ये बात, ऊपर का रूम नहीं है ज़्यादा। एक चीज़ के साथ मैं बस कंप्लीट कर दूंगा, फिर मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं क्योंकि मेहमान हमारे फिर वेट कर रहे हैं। आप जो भी काम करें ऑप्शंस के अंदर, आप थोड़ा देखभाल के काम करें। अगर आपको कोई पोजीशन लेनी है, बेचनी है, जो भी करना है आप कर लीजिए, क्योंकि अभी ऑप्शंस के अंदर अगर आप काम करेंगे ना तो आप थोड़ा फंस सकते हैं। अभी आप अभिषेक जी एक सवाल पूछ रहे थे, बता भी रहे थे कोई ऐसे लेवल्स जहाँ से सपोर्ट मैंने आपको 2 दिन पहले और आज फिर से रिपीट कर देता हूँ। 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी या 51,800 के बैंक नीचे, जैसी बैंक निफ्टी आ जाएगी ये बियर्स की ग्रिप आ जाएगी मार्केट के अंदर। फिर बियर्स इसको जल्दी जल्दी ऊपर जाने में मुश्किल करेंगे। जब तक 52,000 के आप नीचे नहीं आते हो, आप एक स्प्रिंग की तरह हो, जितना दबाओगे उतनी फोर्स से ऊपर आ सकता है जब तक 52,000 नहीं तोड़ते हो। सेम विद निफ्टी है, 24,000 और 23,800 के जब तक आप नीचे नहीं लाओगे, बियर्स का कब्जा मार्केट में नहीं होगा, फिर आपसे की बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। ये टिल्टेड एक तरफ खड़ा रहेगा, भले कुछ भी बोलते रहो आप सब। उसके बाद ये जब तक 24,000 के नीचे नहीं आएगा, ये भी एक स्प्रिंग की तरह है, जितना दबाओगे उतना ऊपर आ जाएगा। तो बस यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, डिप की वेट कर लो और डिप आ जाता है तो ठीक है। अब अमोल अट्ठावले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश पालविया हैं और अवनी भट्ट हैं।
ये तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने अपना कीमती समय निकाला बातचीत करने के लिए। मैंने एक दो शेयर्स निकाले हैं और मैं अमोल से और अवनी से ज़रा पता करूँगा उसके बारे में। वो टिपिकली थोड़े कैश के स्टॉक्स हैं, ताकि उसके अंदर जो भी मोमेंटम आ पाए आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, अवनी भट्ट से ज़रा कैलकुलेशंस उनके इंडेक्स को समझ लेते हैं। अवनी, आप बुलिश तो है इंडेक्स पे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कल ही कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ी थी, बट आप भी यही कह रही थी कि सुपर बुलिश लोग भी तो डिप्स का वेट कर रहे हैं और डिप्स की रिक्वायरमेंट है। छोटा मोटा डिप है मार्केट के अंदर, इसको यूज़ करना है या थोड़ा वेट करना है? गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड आफ्टरनून। सो अभी निफ्टी कल की जो एक्सपायरी का व्यू था वो बिल्कुल बराबर निकला है, ऊपर की तरफ चला बट 400 पे रुक गया था। और अब वहां से जो डिप आना चाहिए मेरे हिसाब से ये 24,200 150 से 200 के बीच में रुक जाना चाहिए। और वर्स्ट के सिनेरियो मेरे को 24,000 लग रहा है। यहाँ से अभी 2 दिन की छुट्टी भी है तो यूजुअली फ्राइडे को थोड़ा सा दबाव बना रहता है, बट ओवरऑल ऊपर के तरफ भी बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। हम कोई यहाँ से रनअवे रैली नहीं देखने वाले हैं। काफी बिल्टअप है 24,400 के ही कॉल में। 24,500 तो एक राउंड फिगर है जिसको लोग अभी फिलहाल मान रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस है, बट एक्चुअल रेजिस्टेंस 24,400 पे ही है। तो 400 का लेवल अगर क्रॉस कर पाता है, अगर ये उसके ऊपर बंद दे पाता है, तो फिर ये 24,500 पे भी नहीं रुकेगा, ऊपर 24,600 तक चलेगा। बट फिलहाल ये सीमित दायरे के अंदर ही निफ्टी ट्रेड करने वाला है। और जैसे आपने बताया कि यहाँ से अभी लॉन्ग पोजीशंस ऐड नहीं कर रहे हैं एफआईआई, जो ऑलरेडी 84% पे है वो वहीं पे टिका हुआ है पिछले 2 दिन से। तो अगर इसमें एफआईआईज ऐड नहीं कर रहे हैं और क्लाइंट्स भी सेल साइड पे आ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अभी ज्यादा कोई रनअवे रैली भी नहीं है और नीचे सपोर्ट बना रहेगा। जब बजट तक मुझे लग नहीं रहा है कि कोई बड़ी मंदी भी होगी, तो ये एक सीमित दायरे में ट्रेड करेगा। ब्रॉडर रेंज 24,000 से 24,600 तक का हमें मान के चलते हैं इस एक्सपायरी के लिए। इसका भी एक कारण मैं बता दूं कि जो आज नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुई है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कल जो बिल्टअप हुआ था एंड ऑफ द डे, वो 24,300 के क्षेत्र में था, 24,300 के स्ट्रेडल में था। दोनों कॉल और पुट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन था और उसका ओवरऑल जो प्रीमियम कोट कर रहा था कल था अराउंड 270 रुपीज। तो 270 माने मतलब रफली 300 पॉइंट की रेंज दोनों बाजू बनती है 24,000 से 24,600 तक की। ठीक है, तो ये आपके लिए इंडेक्स की रणनीति होगी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि शेयरों में क्या करना चाहिए, कहाँ आपके पैसे बनेंगे, और शुरुआत करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स की। क्लोजिंग ट्रेड की शुरुआत करेंगे राजेश सर से। राजेश जी बताइए सर, कहाँ पर आपकी नज़र है, कहाँ मौके बन रहे हैं, क्योंकि बाजार का थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है डिफेंसिव्स की तरफ, एफएमसीजी, फार्मा, कुछ सिलेक्टिव ऑटो, आपकी नज़र कहाँ पे है सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो या मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, दबाव है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग है। मेजर ड्रैगर जो रहा है वो एचडीएफसी बैंक रहा है, जिसके चलते हमने देखा है कि थोड़ा प्राइवेट बैंक का सेंटीमेंट बिगड़ा है और जिसके चलते थोड़ा मार्केट आज डाउनसाइड में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बनी हुई है। पीएसयू सेगमेंट भी आज वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है और रेलवे थीम भी वापस से आज प्ले आउट होते हुए दिख रही। तो केमिकल, फार्मा, पीएसयू स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, ये सारे सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम, इवन केमिकल, ये सारी स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है क्यूमिंस इंडिया। आज स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से स्टॉक ने वापस 4100 के लेवल को सरपास किया है कंफर्टेबली, आज लॉन्ग बिल्टअप के डेटा यहाँ पे बनते हुए दिख रहे। स्टॉक में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को रिगेन करते हुए दिख रहा है एंड देन यहाँ से फॉलो अप बाइंग एक्शन फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अपसाइड के टारगेट 4250, 4240 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 4100 के आसपास। तो पहला स्टॉक क्यूमिंस इंडिया। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो रेलवे थीम से और उसमें रेल टेल हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। रेल टेल का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने वापस से एक अपने अपवर्ड ट्रेजेक्टरी को रिज्यूम किया है। अगर डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर और सेक्टर टेलविंड भी यहाँ पे देखने को मिला है, पूरी रेलवे थीम में ही एक अच्छा रुझान है।
535 540 के अपसाइड के टारगेट के लिए रिटेल को बाय किया जा सकता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 510 का। तीसरा स्टॉक अरविंदो फार्मा, यहाँ पे अगर हम देखें तो आज लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है। स्टॉक में देखें तो कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज को सरपास करते हुए दिखा है। डेली चार्ट पे अगर हम स्टॉक को देखें तो स्टॉक ने एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे देते हुए दिखा है। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, लास्ट 3 वीक की गिरावट को आज यहाँ पे रिवर्सल करते हुए दिख रहा है। अरविंदो फार्मा वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ से फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए 1350 1360 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा 1280 के आसपास। ठीक है, तो ये 3 शेयर राजेश जी की तरफ से हो गए। अरविंदो फार्मा हो गया, और रेलटेल। आज तो रेलवे में कमाल की तेज़ी है। अगर हम देखेंगे तो रेल विकास निगम यानी कि RVNL का शेयर 17-18% चल गया है। और तीसरा शेयर है राजेश जी की तरफ से कमिंस का। ये 3 शेयर आपके लिए खरीदारी के लिए, और ठीक ठाक तेज़ी भी हो रही है। उस तेज़ी के बावजूद भी कन्विक्शन है कि नहीं, अभी शेयर और चलेंगे। अवनी जी, आपके स्टॉक्स कौन से हैं? आपका भरोसा कहाँ पर, बताइए। जी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सो आज मेरे दोनों ही स्टॉक्स जो है वो डिफेंसिव सेक्टर से है। एक पहला रहेगा सिप्ला, जो कि फार्मा क्षेत्र से है। तो फार्मा में हम देखें कि अच्छी तेजी बनी हुई है ओवरऑल सेक्टर में, बट सिप्ला एक ऐसा स्टॉक है जो अभी तक चला नहीं है, लेकिन गिरा भी नहीं है। इसने डेली चार्ट्स पे 50 दिन के मूविंग एवरेज पे पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट 8 दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। और आज अगर वीकली क्लोजिंग 1500 के ऊपर आती है तो एक पियर्सिंग बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हमें दिखाई पड़ेगा वीकली चार्ट्स पे। तो ये काफी बुलिश इंडिकेशन है। एंड ऑप्शंस का डेटा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें 1500 के लेवल पे 1500 के पुट में काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन नजर आ रहा है। वहां पे शॉर्टिंग हो रहा है। जो 1500 की कॉल में जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा था, वहां पे कॉल राइटर्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटते हुए नजर आ रहा है। वहां पे शेडिंग हो रहा है, और ऊपर की तरफ 1600 के कॉल में बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये ओवरऑल जो ऑप्शंस का डेटा और टेक्निकल पैरामीटर्स अगर कंबाइन करें तो यहाँ से एक रिवर्सल कैंडिडेट बनता है। तो हम सिप्ला में लॉन्ग ट्रेड बनाकर जाएंगे। इसके ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 1565 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 1465 का। दूसरा मेरा शेयर रहेगा मैरिको। तो मैरिको में 615 के करीबन एक अच्छा बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी नजर आ रहा है, और ऊपर की तरफ इसका लक्ष्य बनता है 650 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 600 रुपए का। तो मैरिको में भी एक अच्छी मोमेंटम आज पिकअप होते हुए नजर आ रहा है, और इसमें भी कंसोलिडेशन के बाद ये अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर चलते हुए नजर आ रहा है आज। तो अगर ये क्लोजिंग भी 615 के ऊपर हो जाती है आज के दिन में, तो यहाँ से एक मोमेंटम पिकअप होगा। शायद इसमें गैप अप भी हो सकता है, और ऊपर की तरफ जैसे मैंने बताया 650 का टारगेट रहेगा। मैरिको हो गया और सिप्ला हो गया। एक फार्मा का काउंटर और एक हो गया FMCG का काउंटर, और दोनों में कन्विक्शन है अवनी जी का। और हम चर्चा भी कर रहे हैं कि जो भी डिफेंसिव से IT, फार्मा, FMCG, वहाँ पर कहीं ना कहीं हम बाज़ार थोड़ा शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये 2 शेयर आप ट्रेड कीजिए, सिप्ला और मैरिको। इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब चलेंगे अमोल जी के पास। अमोल जी, आप भी इसी सेगमेंट पर भरोसा जताएंगे या फिर बाजार में कुछ और खोजा है? कोई कैश वाले काउंटर्स भी आपके फोकस में हैं? नहीं, मैंने एक इंडेक्स स्टॉक पिक किया है और एक मिड कैप स्टॉक पिक किया है। तो फर्स्ट मुझे एक HDFC लाइफ अच्छा लग रहा है 605। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है इसमें वापस से 635 के लेवल्स दिख सकते हैं, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 595 का। काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। अगर हम एक रैली के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली एक अभी हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशंस में है और एक रेंज ब्रेकआउट के आसपास है, अगर ये टेक्सचर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में एक मीडियम टर्म में स्टॉक में अच्छा खासा रैली आ सकता है। और दूसरा मैं एक रेंज ब्रेकआउट के साथ जाना चाहूंगा, जो मुझे BEL अच्छा लग रहा है, जो 325 के आसपास मैंने पिक किया था। अभी थोड़ा सा नीचे है स्टॉक, बट पोजिशनल टारगेट उसमें भी निकल के आ रहे हैं 350 और 355 के, और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है 313 का है। बट अगर ये जो टेक्सचर बना हुआ है ब्रेकआउट वाला, वो अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में स्टॉक में अच्छा खासा रैली आने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। बट ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा थका हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रहा है।
तो दोनों ही स्टॉक्स में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल, इसमें 2% की तेज़ी है फिलहाल। और दूसरा शेयर है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ की दिक्कत ये है कि ये चलता नहीं है। अगर आप इसको साल भर में देखेंगे या इस साल भी देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन चलिए ट्रेड के लिहाज से मौके आपके लिए बन रहे हैं एचडीएफसी लाइफ में और बीईएल में। इसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं दोनों के दोनों। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन एक हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र सोलंकी आनंद राठी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोलंकी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और तमाम स्टॉक्स पर जहां आपकी कमाई हो सकती है, जहां आपको फोकस करना चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। दो शेयर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पिछले 2-3 दिन से हम आपको छांट के शेयर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा अच्छे से उन शेयर्स को पकड़ पाएँ। एक भंसाली इंजीनियरिंग मैंने आपको नोटिस करवाया होगा 2 दिन पहले, उसका शॉर्ट फॉर्म था BEPL। 2 दिन से वो धीरे धीरे करके ना, इसे सुलगना कहते हैं ना हिंदी में, सुलग रहा था, लेकिन आज वो फट गया। 10% ऊपर है भंसाल इंजीनियरिंग। आपको सिर्फ 2 दिन पहले, आप एक बार जरा 3 दिन पुराना चार्ट भी कर सकते हैं तो 3 दिन पहले भी दिखाइएगा। ये कोशिश कर रहा था 135 से 138 पे। अगर मैं मेहमानों की सूची भी देख के बताऊं तो ये बात बता सकते हैं, जतिन, सोनी, राहुल, ध्वनि, नीलेश जैन, ये सब उस कार्यक्रम में थे जिनसे भी मैंने इनमें से किसी ना एक से पता भी किया होगा पक्के से, ठीक है। तो आयुष को भी पता होगा अगर हम हमारे साथ होंगे तो ये शेयर अभी चल गया और इस वीक के अंदर ये जो 20% आप देख पा रहे हो उसमें से करीब 10-12% तो आज का है। एक और शेयर भी है इसी तरह से, वो है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग कंपनी के नाम से है। एंटनी वेस्ट के नाम से आपको मिलेगा। आज सुबह अभिषेक जी भी उसको नोटिस करवा रहे थे बाकायदा। वो शेयर भी हमने आपको सुबह 500 कुछ पे नोटिस करवाया और ये शेयर भी बढ़िया चले हुए हैं। इन दोनों का एक बार मैं एग्ज़िट पता करवा लेता हूँ, ठीक है। अवनी भट्ट, इन दोनों शेयर्स को ज़रा देख लो आप। एक तो BEPL, वैसे तो हमने देखा है तो बहुत बढ़िया वाला ब्रेकआउट है, बहुत ज़्यादा चलना चाहिए, लेकिन फिर भी बता दो कि अभी बाहर निकल जाएं, 10-12% कम नहीं होता 2 दिन के अंदर। और एक एंटनी वेस्ट के अंदर भी आज 9% है, 520 का चुना हुआ शेयर है। इसके अंदर क्या करें? जी, मेरे हिसाब से तो बंसाली इंजीनियरिंग में एक फ्रेश ब्रेकआउट है और यहाँ से और काफी ऊपर चलने की आशंका है इसमें। नीचे की तरफ आपको सिर्फ जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करना चाहिए। अराउंड 146 पे यहाँ से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है और ऊपर की तरफ तो अभी स्काई इज द लिमिट, एकदम ओपन टेरिटरी में आ चुका है। तो यहाँ से और 12 से 15% का मूव आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि ब्रेकआउट काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स पे भी हुआ है। तो ये होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है कि प्रॉफिट हो चुका है तो मेरे हिसाब से जस्ट 25-30% क्वांटिटी आपकी बुक करनी चाहिए, लेकिन बाकी होल्ड करना चाहिए। ठीक है। इसी कैटेगरी में हमने आपको एक आज सुबह एवरेस्ट कांटो सिलेंडर्स भी नोटिस करवाया था EKC के नाम से। करीब 3-3.5% ये शेयर ऊपर है। आज जब हमने सुबह आपको नोटिस कराया था तो ये करीब 5% तक पहुंच गया था, अभी भी 3% ऊपर है। राजेश सर, ये भी बजट तक रखना चाहते हैं, रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो देखिए काफी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है। एक कंसोलिडेशन रेंज के ब्रेकआउट यहाँ पे भी होते हुए दिख रहा है। स्टॉक काफी समय से एक दायरे में ही ट्रेड करते हुए दिख रहा था। वीकली चार्ट पे देखे तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी आज के कैंडल पे होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है आज की क्लोज काफी इंपॉर्टेंट है स्टॉक को यहाँ से फर्दर और अपसाइड में लेके जाने के लिए। 140 के ऊपर अब ये सस्टेन होता है तो हमें लगता है कि यहाँ पे फर्दर फॉलोअप बाइंग एक्शन आते हुए दिखेगी। 158 160 तक के अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो 140 के स्टॉप लॉस से EKC में पोजीशन होल्ड की जा सकती है। बीच में आपको निफ्टी दिखाना चाहता हूँ और अब मेरे वाला टर्मिनल दिखाना है। इसमें मैंने 3 मिनट के चार्ट डाल दिए हैं, यानी कि एक जो टिक आएगा वो हर 3 मिनट के बाद का है। आप देखोगे एकदम से शूटिंग हुई है निफ्टी के अंदर। ये 24,220 से सीधा 24,300 हो गया। ये जो लास्ट कैप कैंडल देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी दिखाई है, सिर्फ 11 पॉइंट रह गए, अभी 90 पॉइंट था। तो आपको मैंने ना सुबह एक वर्ड और बताया था कि बाजार ना इस समय थोड़ा शेलो है, खोखला है अंदर से, क्योंकि OI नहीं है ना, 3 दिन से OI एडिशन ही नहीं है।
तो ये बैम्बू की तरह है, बढ़ता और घटता वैसे है, लेकिन मुक्का मारेंगे तो ज़ोर से टूट जाएगा, वापस भी बहुत स्पीड से बढ़ जाएगा। ये कुछ ये वही शैलो मार्केट की सबसे पहली पहचान होती है कि आप ड्रैग करते हुए ले जाएंगे, ड्रैग करते हुए नीचे भी लेके आ सकते हैं। तो अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों का इंतज़ार कीजिए, बाज़ार किसी भी तरफ एक तरफा कर देगा, आपको बस थोड़ा अपने वॉल्यूम को कंट्रोल करके रखना है। 3 बज चुके हैं और ज़रा 3 बजे का मार्केट रैप भी करवा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप निफ्टी के हरे निशान में आने को एंजॉय कीजिएगा। 3 बजे गौरव जी बताइए। जी हाँ, तो अगर आज के दिन की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं BLS इंटरनेशनल के साथ, क्योंकि यहाँ पे नुआमा ने रिसेंटली इनिशिएट किया है एक नोट के साथ, जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस दिया है 518 रुपीज़ का। उनका मानना ये है कि कहीं पे अगर लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन के हिसाब से हम ये स्टॉक को रख सकते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल की तो काफ़ी हाई ग्रोथ पोटेंशियल है डिजिटल सर्विसेज में कंपनी को। इसी के साथ साथ वैल्यू एडेड सर्विसेज की वजह से एक अलग रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें कंपनी की तो एक अकेला लिस्टेड इंडियन कंपनी है जो कि ग्लोबल वीज़ा प्रोसेसिंग और G2C सर्विसेज देता है, और इसकी वजह से उनको एक वैल्यूएशन कंफर्ट भी देखने को मिल रहा है। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो एक 40% से भी एक ज़्यादा अपसाइड उन्होंने दिया है, और इसी के चलते हुए इस स्टॉक में भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली बात करते हैं थर्मैक्स की, क्योंकि कंपनी को फिलहाल में ही 513 करोड़ का ऑर्डर मिला है साउथ अफ्रीका से, और इस ऑर्डर के बेसिस पे अगर हम शेयर में देखें तो एक आज के दिन में तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम इसके आगे बात करते हैं कई Q1 अपडेट्स की, तो हमारे पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q1 अपडेट्स आ चुके हैं। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स की तो वहाँ पे 3.9% का एक ग्रोथ देखने को मिला है QOQ बेसिस पे। इसी के बाद अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो कहीं पे 2.7% का एक ग्रोथ देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें कलेक्शन एफिशिएंसी तो वहाँ पे कहीं पे एक थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 96.2% पे है ये कलेक्शन एफिशिएंसी, जो कि पिछले क्वार्टर में 98% पे थी। अगर हम शेयर में देखें तो सुबह से ही इस शेयर में थोड़ा दबाव हमें देखने को मिला है। अगली बात करते हैं धनलक्ष्मी बैंक की, क्योंकि यहाँ पे भी Q1 अपडेट हमारे पास आ चुका है। अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो कहीं पे 7.75% का ग्रोथ दिखा है YOY बेसिस पे। अगर हम बात करें कहीं पे एडवांसेस की तो वहाँ पे 6% का ग्रोथ देखने को मिला है। बट यहाँ पे अगर बैंक की बात करें तो लो बेस के ऊपर अगर हम बात करें ये ग्रोथ की तो थोड़े कम नंबर्स है अगर हम दूसरे नंबर्स के साथ कंपेयर करें तो, और इसकी वजह से इस बैंक पे भी हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी। और आखिर में बात करते हैं बजाज ऑटोज़ की, क्योंकि कंपनी जो है दुनिया का सबसे पहला जो CNG मोटरसाइकिल है वो उन्होंने आज लॉन्च किया है। इस CNG मोटरसाइकिल का नाम फ्रीडम 125 है। अगर हम प्राइस की भी बात करें तो एक अफोर्डेबल रेंज में 90,000 to 1,10,000 के रेंज में ये जो बाइक है वो उन्होंने लॉन्च किया है। और इसी के चलते हुए आज अगर हम शेयर में भी देखें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी बजाज के शेयर्स में। तो आगे जाके भी ये सब काउंटर्स में नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा, क्योंकि खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स में आज के दिन में हमें काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स आज फोकस में हैं। गौरव, शुक्रिया बहुत आपका बताने के लिए सारी चीज़ें। आप देखिए बजाज ऑटो ने रफ्तार थोड़ी सी पकड़ी है। अभी उनके CNG बाइक को लेकर अपडेट आ भी रहे हैं कि क्या कीमत होगी, कितने सीसी की बाइक होगी, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे उसके। और उस बीच ये जो शेयर है अब 200 रुपये ऊपर 2% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। थोड़ी देर पहले तक 1% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन अभी देखिए कुछ तेज़ी वाली हरी हरी कैंडल्स आपको दिख रही होंगी। 9,650 के आसपास के भाव हैं। अवनी जी, बजाज ऑटो ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड इसमें बनता है क्या? जी अभिषेक जी, इसमें ऑप्शंस का ट्रेड हमने पिछले हफ्ते भी क्लाइंट्स को दिया हुआ था। हालांकि वो ज्यादा तो नहीं चला था, बट यहाँ से फिर से एक बार इसी लेवल पे ब्रेकआउट नजर आता है। लेकिन ये ऊपर के तरफ जो है मेरे हिसाब से 97 के आसपास आके थोड़ा सा रुक जाता है। तो इसमें, और अभी 2 दिन की छुट्टी भी है, तो इसमें ऑप्शंस का ट्रेड तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, जो कि होगी कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी। आप फ्यूचर बाय करके ऊपर 9700 की कॉल बेच के इसमें ये स्ट्रैटेजी के द्वारा हम इसमें लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स बाय करना है, 9,700 वाली कॉल बेचनी है। ये आप स्ट्रेटजी एक बना सकते हैं जो थोड़े से सक्षम जो ट्रेडर हैं, जो ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करते हैं मार्केट को, लेकिन आपके लिए ये स्ट्रेटजी काम कर जाएगी। कुछ और शेयरों पर ज़रा व्यू लेते हैं। एक शेयर आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे अमोल, शेल्बी लिमिटेड का अच्छी तेज़ी आज हम देख रहे हैं शेयर में। शेल्बी क्या संकेत दे रहा है, ये कितना चल सकता है शेयर अभी?
आई थिंक आज ये 10% चला है और वॉल्यूम एक्टिविटी भी डिसेंट है, बुलिश कैंडल है, रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन है डेली और वीकली चार्ट्स पे। तो पॉजिटिव साइंस तो काफी अच्छे दिख के आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बट किसी के पास है तो आई थिंक 300 और 295 का ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। अभी भी टेक्सचर बुलिश है। मुझे लगता है कि ये अगर ब्रेकआउट जो फॉर्मेशन हुआ है वो कंटिन्यू रहता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक आई थिंक 315 325 तक भी जा सकता है। ठीक है, शेल्बी को लेकर ये व्यू, लेकिन बजट आने में तो 2-3 हफ्ते का समय है अभी। लेकिन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में देरी को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने मंत्रालयों से कहा है कि वो प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करें, और उसकी वजह ये कि कहीं ऐसा ना हो कि समय बढ़ने के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाए। अपडेट्स क्या है इसको लेकर, क्या खबर है? अब प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करें, खासकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल सरकार ने सभी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ को इस बात के निर्देश दिए हैं कि जो उनके सेक्टर के जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समीक्षा करें ताकि इनको समय पर पूरा किया जा सके और इन पर कोई अतिरिक्त लागत भी ना आए, और अगर आए तो उसे कंट्रोल में रखा जा सके। इससे संबंधित निर्देश जो हैं सभी मंत्रालयों को दिए गए हैं। दरअसल इसका आधार ये है कि मॉस्पी ने जो रिपोर्ट जारी किया है, दरअसल जो सेंट्रल सेक्टर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो स्टेटस रिपोर्ट जारी किया है जो कि मई 2024 तक का है, उसके हिसाब से करीब 1816 ऐसे सेंट्रल सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें करीब 831 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि देरी से चल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप मिनिस्ट्रीज वाइज देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स जो डिलेड हैं वो हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्रीज़ के, रेलवेज़ के, कोल मिनिस्ट्री के, पेट्रोलियम के एंड पावर मिनिस्ट्रीज़ के। अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स पर देखें तो 1060 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं, उसमें करीब 480 प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। उसी तरह रेलवेज मिनिस्ट्री के 235 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 105 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देरी से चल रहे हैं, और जो अतिरिक्त समय लग रहा है वो करीब 1 महीने से लेकर 200 महीने तक की देरी से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोल मिनिस्ट्री के प्रोजेक्ट्स देखें, करीब 118 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 56 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देरी से चल रहे हैं, और इसके पीछे की कई वजहें हैं। लीगल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड जो मसले हैं उसकी वजह से इन प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है। जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो करीब करीब 27.5 लाख करोड़ रुपए का है अगर आप इन 1816 प्रोजेक्ट्स की बात करें। लेकिन जिस तरीके से ये समय की देरी से चल रहे हैं उसमें जो कॉस्ट ओवररन है वो करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है। लिहाजा मॉस्पी ने सभी मिनिस्ट्री से इस बात की गुजारिश की है कि वो इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करें, उसकी रिव्यू करें ताकि इसको समय पर पूरा किया जा सके। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो निश्चित तौर पर सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है मोदी वन में, और मोदी सरकार की जो दूसरी इनिंग्स थी उसमें भी इंफ्रा को लेकर, रेलवे को लेकर बढ़िया काम हुआ है। सोलंकी जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पीएसयू जो स्टॉक्स हैं इन सेक्टर से जुड़े वो तो चल भी रहे हैं। रेलवे को लेकर हमने ही एक्सक्लूसिव खबर कुछ दिनों पहले दी थी कि जो बजट आएगा उसमें 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का आवंटन होगा, हमारी ये एक्सक्लूसिव खबर थी। आप जरा बताइए सर, क्योंकि ये स्टॉक सारे के सारे चले हुए बहुत हैं, इंफ्रा वाले भी चले हैं, रेलवे वाले भी चले हैं, पावर वाले भी चले हैं। तो जिस इंफ्रा की बात हो रही है अभी, आपको वैल्यूएशन के हिसाब से कौन सा पैक ठीक दिख रहा है, कहां पर मौके हैं, और किसी को बजट की प्लानिंग करनी हो आपको, आपके हिसाब से शेयर कौन सा बढ़िया होगा? जी अभिषेक जी, और गुड आफ्टरनून। जी डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग थीम जो चल रही है, जिस हिसाब से आपने बताया, तो काफी सारे जो स्टॉक्स हैं वो काफी फास्ट रन अप कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये इसी साल नहीं है, काफी टाइम से रन अप करते हुए दिखा रहे हैं, खासकर डिफेंस के स्टॉक्स, रेलवेज के, इवन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के। तो वैल्यूएशंस डेफिनेटली नियर टर्म में अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशंस आपको काफी रिच दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारा जो ओवरऑल मार्केट साइज है, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड है, और जो इंडिविजुअल कंपनी की साइजेस हैं, जो कि स्टिल मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वो विद इन 1 लाख करोड़ के आसपास है, प्लस काफी कंपनीज तो 50,000 करोड़ की भी मार्केट कैप नहीं रखती हैं। तो इंडिया एज ए इकोनॉमी जो कि 10 ट्रिलियन होने वाली है 2030 के आसपास, तो वहां पे देखें तो इंफ्रा जो कंपनीज है और इस सेक्टर कंपनीज है उनका साइज भी काफी बड़ा होने वाला है। तो आपका नजरिया डेफिनेटली इसमें मोर देन 3 इयर्स का रहना चाहिए अगर आप इन सेक्टर्स में अब अगर निवेश करने जा रहे हैं।
तो 3 to 5 ईयर्स का नजरिया आपको लेके रखना ही पड़ेगा अगर आपको वैल्यूएशंस पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में अगर आपको देखना है डिस्पाइट रिच वैल्यूएशंस, तो इस हिसाब से आपको नजरिया रखना पड़ेगा। तो ये स्टॉक्स सोलंकी जी की तरफ से। एक काम करते हैं, जरा डीलिंग रूम का हाल जरा समझते हैं। आप बाजार को अगर आप देखेंगे तो रिकवरी आपको लोअर लेवल से अच्छी दिखेगी। निफ्टी भी हरे निशान में है, सेंसेक्स देखिए फिर से 80,000 के ऊपर है, 615 अंक ऊपर, 615 अंकों की रिकवरी है। और इसमें ये हो भी रहा है कि जो भी डिप आ रही है ना उसको बाई किया जा रहा है। आप स्टॉक्स छोड़ दीजिए, आप इंडेक्स को देखिए, 24,351 पर फिर से आ गया ये निफ्टी, सेंसेक्स 80,000 के ऊपर। तो जरा डीलिंग रूम की हलचल समझते हैं, किसी स्टॉक्स को लेकर क्या खबरें हैं। शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, खास सेगमेंट लेकर, खबर गर्म है। जी बिल्कुल, सुज़लोन एनर्जी जो है फोकस में रहने वाला, और हमारे जो डीलर्स के साथ बातचीत हो रही है तो यहाँ पता चल रहा है कि HNI बाइंग देखने मिल रही है। ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक अपने 13 ईयर हाई लेवल्स पे आ गए हैं और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक जो हरे निशान में ट्रेड हो रही है, यानी कि सबसे बेहतरीन स्ट्रीक पिछले 6 महीने में देखने मिली है। हमने चैनल चेक भी किया और यहाँ से पता चल रहा है कि कंपनी को एक बड़ी ऑर्डर आ सकती है और ये ऑर्डर जो है लार्ज साइज कैपेसिटी विंड टर्बाइंस की देखने मिल सकती है। देखा जाए तो कंपनी हाल ही में अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के CEO गुरु प्रताप बोपराई को अपॉइंट किए थे और ये सज्जन हैं जिन्होंने ऑटोमोटिव बिजनेस M&M का यूरोप के मार्केट्स को लीड किया है और इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट परमिशन जो है फिएट और वॉल्क्सवैगन ग्रुप को भी वो ले आए थे अपने करियर में। तो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट भी आ रहा है, ऑर्डर इनफ्लो की उम्मीद है और ओवरऑल डीलर्स कह रहे हैं कि HNI इंटरेस्ट आ गया स्टॉक में, तो सुज़लोन एनर्जी को ज़रूर अपने फोकस में रखिएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे शेयर फिर से नोटिस हो रहे हैं, जैसे सुज़लोन आपको अभी डीलर्स ने बताया। एक शेयर ऐसा और भी है, येस बैंक भी है। येस बैंक में भी मार्केट्स में काफ़ी बज़ है। अभी मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई खुद से ट्रैवल होके कि भाई येस बैंक के अंदर भी बड़ी अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। एक बार ज़रा दिखाना येस बैंक का चार्ट, और एक बार ज़रा 3-4 दिन का चार्ट दिखाना। एक बार ज़रा पता भी कर लेता हूँ येस बैंक के बारे में, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कैसे बाज़ार को चला सकता है, उसका एग्जाम्पल। आप 1 मिनट के लिए ये येस बैंक का करीब 11% ऊपर है और ये आज 12 बजे के बाद से चला है। एक बार दिखाना, यस ये 12 बजे के बाद से देखो नॉन स्टॉप चला है। और आज शेयर की वैल्यू दिखाता हूँ, एक बार ऊपर ये हटाओ 1 मिनट के लिए, ज़रा शेयर दिखाना। ऊपर लिखे आते हैं CR में, करोड़ में, यस ये बोले करीब 91 करोड़ शेयर हैं, अगर मैं बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहा हूँ तो 91 करोड़ शेयर्स येस बैंक के अंदर 12 बजे के बाद एक सुपर स्पीड से चला। सुज़लोन येस बैंक दोनों देखने लायक है। अब मेरे इसका स्क्रीन दिखाना, 3 मिनट के चार्ट पे मैंने रिलायंस को डाला हुआ है। आप देखोगे 3130-32 से, मतलब 3130 था, थोड़ा सा ऊपर समझ लो, 3140 समझ लो आप। उसके बाद से नॉन स्टॉप 3185 हो गया, यानी कि 40-45 रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मात्र कुछ मिनटों के अंदर आया। नीचे वॉल्यूम भी डाला हुआ है, ऊपर आप चार्ट भी देख पा रहे हो। अब आप सीधा मैं 1 मिनट के लिए इसके अंदर जरा यही सेम चार्ट विद मैं सिर्फ निफ्टी से इसके अंदर डाल देता हूँ, सिर्फ निफ्टी 50 इसके अंदर डालूंगा तो आप देखेंगे वो भी इसी स्पीड से चलता हुआ दिखेगा। दिखाइए एक बार जरा निफ्टी 50 भी। रिलायंस, यही सुबह में मैंने आपको नोटिस करा था कि इन दोनों शेयर्स को ना आप भूलिए नहीं। ये दोनों शेयर जब तक खड़े रहेंगे ना, आप एक स्प्रिंग नुमा काम करेंगे मार्केट के अंदर। कब बाज़ार नीचे से ऊपर आ जाएगा आप देखते देखते रह जाएंगे, बाज़ार आपकी आंखों से हवा हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ये रिवर्स ऑर्डर में भी होगा, ऐसा नहीं कि फाइनल ऑर्डर ही ऐसा ऊपर का है, नीचे के ऑर्डर में भी हो सकता है। बट नीचे की लिक्विडिटी अभी है नहीं, नीचे पे सपोर्ट भी है नहीं, ऊपर पे रेजिस्टेंस टफ नहीं है, सेलिंग का प्रेशर नहीं है, FIs की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो रहा तो आप YouTube आगे पीछे करके भी देख लो, मैं 10 बार ये बात बता चुका हूँ। और देखते देखते करीब 50 पॉइंट ऊपर है। हमने 70 पॉइंट 90 पॉइंट नीचे शुरू किया था इस शो, और मैं 50 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखा रहा हूँ। ये मेरी स्क्रीन से 3 मिनट का मैंने चार्ट जानबूझ के आपको दिखाया, आप इसी से आइडिया ले लीजिएगा। खैर हम आगे बढ़ जाते हैं, 1-2 शेयर जरा और पता कर लेते हैं कि कहाँ पे मोमेंटम है। निफ्टी IT इंडेक्स एक बार दिखाना, निफ्टी का IT इंडेक्स। राजेश सर कोई IT इंडेक्स में से कोई शेयर बताइए ना। तो देखिए लार्ज कैप आईटी की जगह हमें लगता है मिड कैप आईटी पे फोकस करना चाहिए। वहाँ एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है ऑलरेडी। थोड़ा सा आज देखें तो हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग जरूर बना है सारे आईटी स्टॉक्स में, लेकिन हमें लगता है कि मिड कैप आईटी अभी भी वेल पोजीशनड है
और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट पे कुछ स्टॉक जो हमें पसंद आ रहे हैं मिड कैप आईटी से, उसमें सबसे पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो एम्फेसिस। ये स्टॉक में एक जिस तरीके से फॉर्मेशन बने और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो स्टॉक ने हायर हाई लो फॉर्मेशन बना है, ये एक सस्टेन बाइंग एक्शन बनी, स्टॉक में एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है, 2740 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी 2580 के स्टॉप लॉस से। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है मिड कैप आईटी स्पेस से वो है कोफोर्ज का। कोफोर्ज में भी हमें लगता है कि जिस तरीके से ब्रेकआउट हुए वीकली चार्ट पे ऑलमोस्ट पिछले 4 वीक के कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे होते हुए दिखे, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रही है। हमें लग रहा है जिस तरीके से ये चार्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेक्स्ट पड़ाव जो बन सकता है वो 6000 की तरफ कोफोर्ज बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पे भी बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 5815 के आसपास। ठीक है, डन। एक और शेयर हमने सुबह आपको नोटिस कराया था, लॉरस लैब। अब देखिए वो करीब 5% ऊपर आ चुका है, टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स में से एक है। आज काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल्स के शेयर भी शेयर किए गए हमारे मेहमानों की तरफ से भी, और बिंदो फार्मा खुद राजेश सर ने भी बताया आज आपको। अच्छा, इसके अलावा एक और शेयर मेरे लिस्ट में ONGC। आज चंदन तापड़िया हमारे मेहमान थे 12 बजे, उन्होंने भी कहा कि ये शेयर बढ़िया चल सकता है, बाकायदा डेज हाई पे आ गया, अभी ये 4% ऊपर है। अवनी भट्ट, BTST करना है कि या फिर इंट्राडे का प्रॉफिट बुक करें? 4% ONGC बहुत होता है। आप ONGC में BTST कर सकते हैं, ये हमने भी आज क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। आपके पास भी शायद मेरे सहयोगी ने कॉल दिया हुआ है। ONGC में यहाँ से ऊपर के तरफ 300 तक की जगह है, तो इसमें आप बिल्कुल BTST करके जा सकते हैं। ONGC को लेकर ये व्यू 4% ऊपर है क्योंकि क्रूड चल रहा है 3 महीने के ऊपरी स्तर पर, कच्चा तेल है $87 के ऊपर के भाव है और उससे सपोर्ट मिल रहा है जो कंपनियां एक्सप्लोरेशन का काम करती हैं। तो रिलायंस के लिए कहने के ट्रिगर वो भी एक बन रहा है और ONGC भी साथ साथ हम देखने की चल रहा है। हालांकि वेटेज के लिहाज ONGC उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी निफ्टी का टॉप गेनर है करीब 4% के आसपास की मजबूती के साथ। लेकिन राजेश जी, BTST या फिर STBT बताइए सर, BTST आपके ट्रेड्स कौन से होंगे? BTST ही करेंगे और हमें लगता है जिस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है फर्दर यहाँ पे तेजी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी अगले सेशन में भी। पावर ग्रिड हमें पसंद आ रहा है, स्टॉक डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलमोस्ट अभी ये चैनल फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट, वर्टिकल चैनल का एक ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होते हुए दिख सकता है अगले वीक में, और अपसाइड के टारगेट 350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। पावर ग्रिड बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 334 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है आदित्य बिरला आदित्य बिरला सन लाइफ AMC। ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सेशन से देखें तो एक बहुत ही टाइट रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू करने का। हालांकि स्टॉक में हायर साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया है इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन स्टॉक के स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से स्टॉक काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 645 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। अपसाइड में हमें लग रहा है यहाँ पे 670-680 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तीसरा स्टॉक ऑलरेडी डिस्कस किया है, रिलायंस इंडस्ट्री पे डिम्पी जी ने भी कमेंट किया है। हमें लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल BTST करना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से मोमेंटम बना है हमें लगता है ये स्टॉक वापस निफ्टी को फर्दर न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में लेके जाने में यहाँ से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आते हुए दिखेगा। रिलायंस के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे 3240 3250 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 3165 के आसपास। ठीक है, 3165 के साथ रिलायंस में भी BTST आपके लिए आ ही गया। तो 2 बढ़िया स्टॉक्स, पावर ग्रिड और रिलायंस जहां पर तेजी भी है, और आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ये तीसरा शेयर है राजेश जी की तरफ से आपके लिए BTST के लिए। तीनों के तीनों खरीदारी के सौदे। अमोल जी, आप भी खरीदेंगे? आपके शेयर कौन से हैं? जी, बाइंग साइड पे ही व्यू है। अशोक लीलैंड के साथ मैं जाना चाहूंगा। एक बड़ा करेक्शन पूरा कर रहा है, कॉन्ट्रा बैट है ये वीक में 5% का करेक्शन हुआ है, बट अच्छे सपोर्ट लेवल के पास अवेलेबल है। 229 के आसपास चल रहा है। आई थिंक 226 का स्टॉप लॉस सेफ रहेगा।
और ये अगर टेक्निकल्स बाउंस बैक आता है तो 235 237 तक के लेवल दिख सकते हैं। और एक मैं ट्रेंड फॉलो करना चाहूंगा, जो इंडिगो के साथ जाना चाहूंगा। इंडिगो अभी 4319 के आसपास है, 4280 का स्टॉप लॉस है, एक रेंज से निकल रहा है। अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक में आई थिंक 4450 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अशोक लेलैंड और इंटरग्लोब एविएशन, ये दो शेयर हैं अमोल की तरफ से। अवनी जी, कोई ट्रेड आपने खोजा है? अब तो 5-6 मिनट रह गया बाजार बंद होने में, कहीं आपकी नजर? मेरा ट्रेड भी एक मूविंग सेक्टर से रहेगा, आईटी सेक्टर से, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज वीकली पिछले वीक के ऊपर ही बंद दे रहा है, तो ये एक वीकली ब्रेकआउट माना जाएगा। यहाँ से इसका टारगेट ऊपर की तरफ बनता है 5590, बट ये BTST के तौर पे भी आप ले सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो है IRCTC। तो IRCTC में भी एक अच्छा मोमेंटम पिकअप आज दिख रहा है, और यहाँ से भी उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ गैप अप ही होना चाहिए। सो IRCTC में भी हमने क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया हुआ है और कॉल्स ओपन है। TTC 1000 रुपये के आसपास ये स्टॉक हम देखने की काफ़ी दिनों से है। आज 2% के आसपास की तेज़ी इसमें दिख रही है। सोलंकी जी, एक व्यू जरा आपसे ना हम बैंकिंग पर चाहेंगे, और बैंकिंग में ना प्राइवेट बैंकिंग की छोड़ देते हैं, बातें हमने काफ़ी की हैं। जरा SBI पर व्यू दीजिए। आज बढ़िया मोमेंटम, क्या प्राइवेट से सरकारी की तरफ थोड़ा सा अब शिफ्ट हो जाना ठीक रहेगा क्या? जी डेफिनेटली, अगर आप विद इन द सेक्टर कंपेयर करेंगे और लास्ट इसी क्वार्टर में नहीं, आप 2-3 क्वार्टर में भी देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ एक कंसर्न चलते आ रहा है, और धीरे धीरे जो ग्रेजुअली डिपॉजिट ग्रोथ लैग करता हुआ हमें दिख रहा है। और अगर आप इंडस्ट्री का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखेंगे जो कि 80% के अराउंड ऑलमोस्ट पहुंच गया है, जो कि काफी सालों का हाईज पे है, तो विच इज नॉट अ गुड साइन। आगे आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा इंटरनल्स कुछ बैंकों के हमको शिफ्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहीं पे जहाँ पे PSU बैंक स्ट्रॉन्ग स्टैंड करता है, SBI जैसे बैंक्स, वो यहाँ पे कि इनका जो डिपॉजिट गार्नरिंग जो कैपेसिटी है वो काफी बेहतर है, बिकॉज ऑफ इनका ब्रांच स्ट्रेंथ एंड वाइड स्प्रेड जो इनका प्रेजेंस है थ्रू आउट द कंट्री, और जो स्केल है SBI का वो काफी सारे बैंकों से काफी बेहतरीन है। तो डेफिनेटली इस टाइप के टाइट एनवायरनमेंट में PSU बैंक को एक एडवांटेज है। प्लस वैल्यूएशंस भी अगर अपन देखेंगे तो स्टिल जिस आपका इम्प्रूवमेंट दिखाया है PSU बैंक ने, और जो मोमेंटम सस्टेन्ड है इनके इंटरनल इम्प्रूवमेंट में, इवन क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी PSU एज ए पैक काफी मच बेटर पोजीशन में है प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली यहाँ पे और स्कोप रह सकता है फर्दर रिटर्न जनरेट होने का PSU बैंक से। तो मार्केट बंद होने में सिर्फ 3 मिनट का समय रह गया। 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर बाजार खुलेगा, लेकिन ये हफ्ता भी क्या शानदार हफ्ता रहा। मार्केट की एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी को हमने देखा, और इस वॉलेटिलिटी में बाजार ने खोया पॉइंट्स में कुछ नहीं पाया, कई बार ऑल टाइम हाई पाए, और निफ्टी बैंक ने HDFC की ताकत को टेस्ट किया और वापस से HDFC की वीकनेस को भी टेस्ट कर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें निफ्टी के अंदर देखिए, बहुत बड़े बड़े लेसन्स इसमें पूरे हफ्ते हमको सीखने को मिले। इंडाइसिस के तौर पर अगर आप देखेंगे तो हो सकता है शायद आपको कोई बहुत मज़ा ना आया हो, लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक काम बहुत अच्छा हुआ। खासकर मिड और स्मॉल कैटेगरी के जो शेयर्स थे उन्होंने काफ़ी बढ़िया बढ़िया रिटर्न्स दिए। मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे चलता है, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स लगती हैं। आपने भर भर के ब्लॉक डील्स देखी इस बार। कई बड़े बड़े प्लेयर्स ने बाकायदा 7-7, 8-8% इक्विटी का एक्सचेंज ऑफ हैंड्स किया, जो आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो। कुल मिला के मार्केट से अपने आप को एक रेंज के अंदर सहेज के रख दिया। आज 450 पॉइंट की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी एट द मिडल ऑफ दिस चांस है। जो हमने कहा आज को 42,500 आएगा, वो 52,500 आएगा, आ भी गया। जब तक 52,000 के हम नीचे नहीं जाएंगे, 51,800 को ब्रेक नहीं करेंगे, तब तक वीक हैंड्स में ट्रांसफ़र नहीं होगा सौदा। सेम ऐसे जब तक हम 23,800 के नीचे नहीं जाएंगे, वीक हैंड्स में सौदा ट्रांसफ़र नहीं होगा। किसी भी डिप को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को चेक करके कि भाई मेरा डिप आ गया है, मैं क्या 10 रुपये डाल दूँ, क्या मैं 20 रुपये डाल दूँ। आज अगर आपको कहीं भी कोर स्ट्रेंथ दिख रही होगी लास्ट में चलती है, तो स्ट्रेंथ निफ्टी ने एक्सेप्ट करके दिखा दी कि देखिए मेरे पे ट्रस्ट अभी खोइए मत, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और ये बात 100 पॉइंट से उसने 50 पॉइंट तेज़ी से ऊपर लाके प्रूव कर दिए कि मैं किस तरह से चलने की कैपेसिटी रखता हूँ।
ठीक, तो आपको बस इतना ही रखना है कि वॉल्यूम को इतना अच्छे से मैनेज करो कि आपके ऊपर वो हावी ना हो जाए। दूसरा पॉइंट, सिलेक्शन करो, चाहे सेक्टर से करो, चाहे थीम से करो, चाहे स्टॉक से करो, जैसे आपको पड़ता खाता हो वैसे आप करो। ठीक जी, कुल मिला के मार्केट्स के अंदर बहुत सारे लेसन्स हैं जो सीखने को मिल रहे हैं। इंडिया विक्स अपनी शांत अवस्था में वापस जा चुका है, आज भी 1.5% नीचे है। आप पिछले 5-6 दिन से देख रहे होंगे कि एडवांस डिक्लाइन का रेशो भी नॉर्मल है ही है, वो कोई बहुत बड़ा डिस्टर्बिंग नीचे नहीं आया हुआ है। तो मार्केट के अंदर मतलब ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट जिसको हम कहते हैं, बड़ा बाज़ार जिसको कहते हैं, वो बड़े बाज़ार के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज़ आपने इस पूरे हफ्ते में नोटिस की होगी कि लीडर्स की कमी नहीं है। 2 तो खैर मुखिया हैं ही, सरपंच अपने आप में मार्केट के, वो सरपंच हैं HDFC और रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आप सब लोगों को लगता होगा कि मैं कितनी बार इनको नाम बोलता हूँ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों के बिना बाज़ार क्या आपको सूखा रूखा रख सकता? क्या इन दोनों की ताकत का आप फील नहीं कर रहे थे इस बार? आपको 10 मिनट पहले मैंने रिलायंस की ताकत फील करवाई है, 3-3 मिनट के सिर्फ चार्ट दिखा के। तो आप आगे भी इसको इग्नोर ना कीजिएगा, टिल बजट तक इनका ठेका है, ऐसा समझ लो आप कि दोनों ने ही मार्केट को पूरे अच्छे से संभाला हुआ है। और अगर ये दोनों को हटा दूं तो शायद फिर मार्केट को एक अच्छा थोड़ा बहुत करेक्शन का मुंह भी देखना पड़ जाए, लेकिन इन दोनों ने अच्छे से बढ़िया से इंडेक्स मैनेजमेंट या ब्यूटिफिकेशन ऑफ अ स्क्रीन जो होता है वो टिपिकली कर रखी है। एडवांस डिक्लाइन आज भी आपके फेवर में गया, 1450 शेयर आप देख रहे हैं एडवांस के इसके अंदर है। बैंक्स के अंदर आज थोड़ा मिला जुला माहौल था, लेकिन आज निफ्टी के अंदर रिलायंस, ONGC जैसे कुछ एक शेयर्स ने मार्केट के अंदर अपना दमखम पूरी तरह से अच्छे से दिखाया। एक और चीज़ जो आज गेनर्स के रूप में मेरे को दिखी, या फिर मैं बोलूँगा कि मैंने थोड़ा आज 50-100 टॉप 50 काउंटर्स में नोटिस किया, वो था फार्मास्यूटिकल्स का प्ले कल से चल रहा है। कल भी हमने आपको डेज हाई पे दिखाया था फार्मास्यूटिकल्स और बताया भी था ये कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट है। इस तरह के मार्केट के अंदर फार्मा 2 तरह का रोल अपनाता है, पहला एग्रेसिव, दूसरा नेचर के अगेंस्ट डिफेंसिव। तो एग्रेसिव कम डिफेंसिव का रोल फार्मास्यूटिकल्स के आसपास आता है। आज आप देखो भर भर के आपको फार्मा की कॉल्स दी गई टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से। सिप्ला आज टॉप 5 काउंटर्स में से बढ़िया से बंद हुआ है, और आज जो शेयर कमज़ोर बंद हुए इसमें टाटा स्टील, HDFC और टाइटन जैसे शेयर थे। डिविस लैब आज बढ़ के बंद हुआ और साल का हाई टेस्ट किया। डॉक्टर रेड्डीज़ ने भी आज ही साल का हाई भी टेस्ट किया है। छोटे मझोले शेयरों का दिन भी आज काफ़ी ठीक रहा। उस कैटेगरी में RVNL 17%, येस बैंक 11%। ध्यान रखिएगा, येस बैंक अगले हफ्ते आपको देखिए सुपर मूव दिखा सकता है। रेमंड, इरकॉन जैसे शेयर्स भी आपकी लिस्ट में है, करीब 10% है। एस्ट्राजेनिका करीब 3% नीचे, पॉलिसी बाज़ार आज 3% नीचे। मेड लाइफ में डील लगी तो ये भी आज 3% नीचे जाके बंद हुआ है। कुल मिला के ये हफ्ता काफ़ी उथल पुथल रहा, लेकिन एट द वेरी लास्ट मार्केट से ना ही लेवल्स ना ही कन्विक्शन एज सच कुछ नहीं खोया। अमोल अठावले हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर सर? मैंने ऑलरेडी आपके चैनल के साथ डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों शेयर किए हुए। ठीक है, डन। राजेश सर, आपका कोई स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर जो बोलना चाहें? वैसे हम दिखा तो देते ही हैं। तो जिन भी शेयर्स पे बात की है उसमें मेरा कोई पर्सनल निवेश नहीं है। जरूर हम ब्रोकिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते, तो ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को जरूर रिकमेंड किए होंगे, तो उनकी पोजीशंस इसमें हो सकती है। अवनी भट्ट, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, आज मोस्टली जो भी सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे ही हमने क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हुए हैं, तो क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है, पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जी, जितने भी स्टॉक्स हमने शो पे डिस्कस किए हैं उसमें पर्सनल पोजीशन मेरी कोई नहीं है। हमारे कंपनी के जो भी क्लाइंट्स हैं उनकी डेफिनेटली हो सकती है, बिकॉज ये सब स्टॉक्स हमारे कवरेज का हिस्सा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सभी मेहमानों का ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 2 दिन की छुट्टी है, एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। मेरे को और अभिषेक को भी इजाज़त दे सकते हैं। नमस्कार।